बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज फिर मैं मिस सुमेरा यूनुस हिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 में आपके साथ मुखातिब होंगी। लेक्चर नंबर 5 में आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर का टाइटल है मुस्लिम इन साउथ एशिया। मुस्लिम इन साउथ एशिया में हम डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं वो रहती हैं जिनको हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर में और आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम बेसिकली डिस्कस करने जो जा रहे हैं वो गौरी डायनेस्टी को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गौरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, ये सब चीज़ें मैं बताने से पहले सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री में चली जाती हूँ। तो बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है बेटा कि जैसे आपको पता है कि इसमें हम अभी तक 4 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और 4 लेक्चर में मैंने आपको अरब जो सब कॉन्टिनेंट से यहाँ पे आए उनके बारे में बताया, ठीक है। उसके बारे में मैंने बताया कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे कॉन्केर्ड किया डिफरेंट जो है एरियाज़ को, जैसे कि सिंध और मुल्तान वगैरह को। फिर मैंने आपको सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में जो है वो डिटेल में बताया, ठीक है। उसके बारे में कुछ उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री बताई और सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो किस तरह से आया, ये तमाम चीज़ें मैंने बताई। उसके अलावा मैंने बताया कि किस तरह से आर्ट एंड एजुकेशन में उसने जो है वो डिफरेंट डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ जो भी डेवलपमेंट्स की हैं वो तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब जो पॉइंट यहाँ पे बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ बेटा जी वो ये है कि आपको मैंने बताया था कि जो मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध के अंदर आया था वो बेसिकली यहाँ पे उसका मकसद इस्लाम की इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी या इस्लाम को कायम करने यहाँ नहीं आया था, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ आने का मकसद जो वहाँ का बादशाह था, जो अरब बादशाह था हज्जाज बिन यूसुफ जो कि मुस्लिम रूलर था, उसका सिंध का जो रूलर था राजा दाहिर, ठीक है, उसके साथ हज्जाज बिन यूसुफ के कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे। उन कन्फ्लिक्ट्स के बायस उन दोनों के दरमियान जो है वो जंगी हालात जो है वो कंडीशंस आ गई और उन्हें एक दूसरे के साथ जंग करना पड़ी, जिसका सरबरा जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को और उसके साथ एक फोर्स जो है भेजी, किसके अगेंस्ट? राजा दाहिर के अगेंस्ट भेजी और दोनों फोर्सेस के दरमियान जंग हुई जिसमें मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ, जंग में जीत गया और उसकी मुल्तान में जो है वो सल्तनत उसने अपनी इस्लामिक सल्तनत जो है अमली तो प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे हुकूमत जो है उसका स्टार्ट किया एक मुल्तान सिंध में और देन फिर मुल्तान में। ये हिस्ट्री थी, वो कन्फ्लिक्ट था जिस कन्फ्लिक्ट की बायस इनके क्या हुई, जंग हुई। फिर उसके बाद वो यहाँ पे आए तो डेफिनेटली जब उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की तो वो इस्लामिक रूलर थे, तो उन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत ही यहाँ पे क्या की, इस्लामिक हुकूमत की। तो वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत जब उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की तो लोगों पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ा, क्योंकि इस्लाम जो है वो तो आपको पता है कि सबसे बेस्ट रिलीजन है और उसकी जो बेस है वो इक्वालिटी जस्टिस, और किसी सोसाइटी को जब इक्वालिटी एंड जस्टिस मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी जो है वो बड़ी पीसफुल सोसाइटी हो जाती है और वहाँ पे लोग जो हैं उन तमाम लोग जो भी वहाँ पे रह रहे होते हैं, चाहे वो अमीर होता है चाहे वो गरीब होता है, उसको जब इंसाफ मिलता है, जब उसको बराबरी के तहत उसको उसके राइट्स मिल रहे होते हैं तो वो फिर उस सोसाइटी में बहुत पुरअमन ज़िंदगी गुजारता है और वो एक अच्छा सिटीज़न जो है उस सोसाइटी का बनता है, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम चूँकि इस्लामिक रूलर था, तो जब उसने यहाँ पे इस्लामिक हुकूमत कायम की तो यहाँ पे इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत उसने हुकूमत कायम की, तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो हिंदू थे जो कि स्पेशल लोएस्ट क्लास थे जिनको शूदर बोला जाता है, उनको मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम का जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो वो फिर क्या हुए कि वो यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो जोग दर जोग मुसलमान होना शुरू हो गए। तो ये तो थी मोहम्मद बिन कासिम की सब कॉन्टिनेंट में आने की बात। अब जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है सुल्तान महमूद गजनवी।
सुल्तान महमूद गजनवी का भी मैंने बेसिकली आपको बताया था कि उनका भी यहाँ अटैक करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि वो यहाँ पे इस्लामिक इस्टेब्लिशमेंट या इस्लाम की इशाअत करना चाहते हैं, तो डेट्स वाई वो यहाँ पे अटैक कर रहे थे और यहाँ के लोगों को इस्लाम की तरफ रागिब करने की उनकी कोशिश थी। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि सुल्तान महमूद गजनवी ने यहाँ पे अटैक इसलिए किया था कि सुल्तान महमूद गजनवी जो है और यहाँ के जो राजाज थे डिफरेंट, उनके दरमियान कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे जिनके बायस जो है सुल्तान महमूद गजनवी यहाँ पे अटैक कर रहा था। कुछ ऑथर्स ये भी लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर इसलिए अटैक किया था क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी जो है अपना जो सिटी था गजनी उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहता था, उसमें बहुत ज़्यादा आगे उसको बहुत एडवांस बनाना चाहता था एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, आर्ट के पर्सपेक्टिव से, दुनिया में हर तरह की मतलब जो भी अट्रैक्शन का बायस बनता है कमर्शियल सिटी, वो हर तरह से उसको बनाना चाह रहा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया की अट्रैक्शन जो है वो गजनी की तरफ हो और गजनी दुनिया का एक बेस्ट सिटी जो है एक बन के जो है दुनिया के सामने आए। तो इस वजह से भी वो जो सराउंडिंग एरियाज होते थे वहाँ पे अटैक करता था, वहाँ से बहुत सारा माले गनीमत जो कि जंग के बाद जो माल होता था उस इलाके का जो कीमती माल होता था उसको समेटता था और अपने एरिया गजनी में जाके उस गजनी को क्या करता होता था, डेवलप करता होता था। तो ये था, तो वो बेसिकली उसने भी यहाँ पे 17, कुछ लोग कहते हैं आपके अकॉर्डिंग टू यूर बुक वो कहते हैं कि 17 अटैक उसने किए और 17 अटैक में वो यहाँ पे फतहयाब हुआ और उन 17 अटैक डिफरेंट जगहों पे उसने किए, किसी एक ही जगह पे उसने 17 जगहों पे जो फतह नहीं की बल्कि डिफरेंट 17 एरियाज को फतह किया और वहाँ पे खुद तो वो दोबारा से अपने होम टाउन में इनके गजनी चला जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है अपने गवर्नर जो इस्लामिक गवर्नर थे उनको अपॉइंट करके चला जाता होता था। तो इस तरह से इस्लामिक सल्तनत जो है वो यहाँ पे, जाहिर सी बात है इस्लामिक गवर्नर होते थे तो वो इस्लामिक गवर्नर जो होते थे वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत हुकूमत करते थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि महमूद गजनवी के टाइम पे इस्लाम इस तरह से यहाँ पे आया और जब महमूद गजनवी आया तो उससे बहुत सारे उलमा कराम को यहाँ पे आके बड़े सगीर के अंदर और फिर तबलीग करने का मौका मिला, जहाँ पे वो लोगों को मुसलमान इस्लाम की तबलीग करते थे और इस्लाम कबूल करने की दावत जो है वो देते थे और बहुत सारे लोग को उनके इस पुरअमन मैसेज पे जो है इस्लाम की दावत जो है वो कबूल करते थे। ये था सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी जो कि बैकग्राउंड है। मैंने आपको बताया था कि वो कुछ कन्फ्लिक्ट्स के बेस पे यहाँ पे आए और फिर इस्लामिक सल्तनत कायम की। अब एक ऐसा रूलर है जो यहाँ पे आया जस्ट सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उसका जो बेसिकली मकसद था यहाँ पे आना ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को फैलाने के लिए, ठीक है। अब जिस रूलर को हम डिस्कस करेंगे वो रूलर बेसिकली सब कॉन्टिनेंट के अंदर चाहता था कि इस्लामिक सल्तनत कायम हो और मैक्सिमम स्टेट जो छोटी छोटी स्टेट थी वो एक मुल्क बन जाए और उसमें एक जो है रिलीजन जो कि मरकज़ी रिलीजन जो सेंट्रल रिलीजन जो कंसीडर हो वो इस्लाम हो। तो इस्लाम के इशाअत के लिए जो यहाँ पे आए थे वो हैं शहाबुद्दीन गौरी, ठीक है, जो कि गौरी डायनेस्टी के फाउंडर सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इन सब कॉन्टिनेंट ही वाज द फाउंडर ऑफ गौरी डायनेस्टी, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो हैं वो शहाबुद्दीन गौरी जो थे। अब आप लोग मेरे से कनेक्टिंग होंगे थ्रू पेज नंबर चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 35। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको ओपन करें, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक जो हैं आपकी उनको ओपन करें और उसमें आप मेरे से कनेक्टेड होंगे पेज नंबर 35 में, ओके। तो यहाँ पे बेटा आप लोग देखें कि हम लोग 35 के जो लास्ट पैराग्राफ है उसको आप लोग ज़रा देखो। उसमें बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं गौरी डायनेस्टी को और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को। हम इधर जो हमारा फोकस होगा वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की पर्सनालिटी पे फोकस होगा। इसलिए उन पे फोकस होगा कि बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम को लाने वाले और सब कॉन्टिनेंट में
इस्लामिक इशाअत का जो फाउंडर है वो शहाबुद्दीन गोरी ही है। लेकिन शहाबुद्दीन गोरी कैसे हुकूमत में आए, वो किस तरह से बादशाह बने, ये सबसे अहम जो है वो क्वेश्चन है। अच्छा, पहले तो गोरी क्यों बोला जाता है? अब शहाबुद्दीन गजनवी, मैंने आपको बोला था गजनवी क्यों बोला जाता था, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी गजनी के रहने वाले थे एंड गजनी इज द सिटी ऑफ अफगानिस्तान, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गजनवी। ओके, उनके इलाके की वजह से उनके नाम के साथ जो है वो गजनवी आया। ठीक है, अब जो मैं आपको शहाबुद्दीन गोरी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं उनके नाम को जो है वो एक्सप्लेन कर दूं कि गोरी इसलिए उनको बोला जाता है कि शहाबुद्दीन गोरी जो है वो बेसिकली गोहर एक जगह का नाम है जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और एक माउंटेनियस एरिया है। और अफगानिस्तान के दो सिटी जो हैं हेरात और गजनी और हेरात के दरमियान एक माउंटेनियस एरिया है, हिली एरिया है, उस हिली एरिया का नाम गोहर है। और ये जो कबीला था बेसिकली शहाबुद्दीन गोरी वाला, ये उस जगह से बिलोंग करते थे, तो दैट्स वाई ये जो है जगह के मुनासबत से इनका नाम जो है वो गोरी रखा गया है। ठीक है, तो आपका जो गोरी मिसाइल है वो भी शहाबुद्दीन गोरी की वजह से उनकी अचीवमेंट्स जो यहाँ पे स्पेशली हुई हैं और उन्होंने बहुत सारी जो एरियाज को यहाँ पे फतह किया है, उस वजह से आपकी जो मिसाइल में गोरी मिसाइल एक होता है, आपको पाकिस्तान के अंदर जो है गोरी मिसाइल जो हैं वो आपको पता है कि यहाँ पे बनते हैं। तो जो गोरी मिसाइल बनाया गया था वो बेसिकली शहाबुद्दीन गोरी की याद में ही जो है वो गोरी मिसाइल जो है वो बनाया गया था। इस वजह से इनका नाम जो है वो सुल्तान महमूद गोरी जो है वो रखा गया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि सुल्तान महमूद गोरी जो हैं वो बादशाहियत में कब आए, वो रूलर कब बने। तो एक्चुअली सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के जो बड़े भाई थे गियासुद्दीन गोरी, वो बेसिकली इनसे पहले जो थे वो रूलर थे और इस्लाम को के साथ डिफरेंट एरियाज़ में वो डिफरेंट एरियाज़ को फतह करते थे और वहाँ पे इस्लामिक सल्तनत कायम करते थे। तो वो साथ अपनी फतवात में अपने छोटे भाई जो है शहाबुद्दीन गोरी, उनको भी अपने साथ रखते थे। जब उनकी डेथ हो गई गियासुद्दीन गोरी की, तो फिर जो है शहाबुद्दीन गोरी जो है वो बाकायदा से तख्त पे आए और उन्होंने फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए। सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये डिफरेंट एरियाज़ मैंने बताए हुए हैं, जैसे कि मुल्तान, सिंध, पंजाब, सरहिंद, इन डिफरेंट एरियाज़ को उन्होंने फतह किया और डिफरेंट टाइम पीरियड पे, और उन्होंने प्रैक्टिकली यहाँ पे जो है इस्लामिक सल्तनत जो है उसको कायम किया। अब सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी में साथ साथ रीडिंग करती जाऊंगी और साथ साथ चीज़ें आपको बताती जाऊंगी, तो आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी जो हैं उनका टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1173 टू 1206 1173 टू 1206 AD उनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, और आफ्टर द डिमाइस ऑफ गजनवी डायनेस्टी, डिमाइस होता है ख़त्म होना, इंतकाल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तब्दीली जो होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आफ्टर द डिमाइस ऑफ गजनवी डायनेस्टी, गोरी डायनेस्टी बिकेम द रूलर। वो कहते हैं गजनवी टाइम पीरियड के बाद जो है गोरी डायनेस्टी जो है वो बाकायदा से शुरू हुई और सुल्तान शहाबुद्दीन इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन हिंदुस्तान। तो वो कहते हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी जो हैं वो कंसीडर होते हैं मुस्लिम हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर जो बाकायदा से इस्लामी हुकूमत कायम हुई है, उसके जो रूलर कंसीडर होते हैं वो कौन होता है? सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी। मैंने आपको बताया था ना कि इस्लामिक, ठीक है, बाकी जो मोहम्मद बिन कासिम भी आए और यहाँ पे इस्लामिक सल्तनत कायम की, महमूद गजनवी भी आए, उन्होंने यहाँ पे इस्लामिक सल्तनत कायम की, लेकिन उनका आने का मकसद यहाँ पे इस्लाम के साथ नहीं था। उनका आने का मतलब कुछ और डिफरेंट कन्फ्लिक्ट थे जिनकी वजह से वो यहाँ पे आए, लेकिन जब उन्होंने हुकूमत कायम की तो डेफिनेटली वो मुस्लिम रूलर थे तो उन्होंने इस्लामिक सल्तनत ही कायम कर दी। लेकिन जो शहाबुद्दीन गोरी हैं
वो बेसिकली इज़ द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में जो इस्लामिक रूल बाकायदा से जो इस्लामिक रूल की गर्ज से जो यहाँ पे आया वो शहाबुद्दीन गौरी। अच्छा, मोहम्मद गौरी असेंडेड द थ्रोन इन 1173। वो कब बादशाह बने? 1173 एडी में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, जब उनके भाई की डेथ हुई। दिस फैमिली बिलोंग टू गोहर विच इज़ द हिली एरिया। कहते हैं ये जो ख़ानदान है ये बिलोंग करता था गोहर से, जो कि एक पहाड़ी इलाका था बिटवीन गजनी एंड हेरात इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के दो सिटी हैं, हेरात एंड गजनी, उनके दरमियान जो है ये एक हिली एरिया जो था गोर, उससे ये फैमिली जो है बिलोंग करती थी। देयरफॉर दे आर कॉल्ड गोरीज, तो डेट्स वाई इनके नाम के साथ जो है वो गोरीज आता है। अब कॉन्केस्ट हम उनके पढ़ते हैं कि डिफरेंट जो है जगहों पे उन्होंने फतवात की, कब कब की, वो तमाम चीज़ें जो है हम डिस्कस करने लगे हैं। फॉलोइंग आर द कॉन्केस्ट ड्यूरिंग गोरीज पीरियड। मुल्तान को कब उन्होंने फतह किया? 1175 एडी। फिर देन उन्होंने सिंध को फतह किया, कब किया? 1178 एडी। फिर उन्होंने पंजाब को फतह किया, कब किया? 1181 एडी। और सरहिंद को कब उन्होंने किया? 1191। सबसे पहले किसको फतह किया? मुल्तान को। कब किया? 1175 एडी में। फिर 3 साल के बाद उन्होंने सिंध को फतह किया 1178 एडी में, ठीक है। फिर 3 साल के बाद उन्होंने पंजाब को फतह किया 1181 एडी में, और फिर 10 साल के बाद उन्होंने सरहिंद को फतह किया 1191। आपको अगर ये डेट याद नहीं होती तो वो आप इस तरह से माइंड में रख के आपको याद होगी। आप एक याद कर लेना कि मुल्तान को कब किया? 75 में। मुल्तान के बाद किसको किया? सिंध को। सिंध के बाद किसको किया? पंजाब को। पंजाब के बाद किसको किया? सरहिंद को किया। और अगर 1175 में मुल्तान को किया तो 3 साल के बाद सिंध को किया था, तो 75 में 3 ऐड कर लोगे तो 78। अब 78 में 3 ऐड कर लोगे तो 81, ठीक है। तो पंजाब में अब जो है वो सरहिंद जो है उसका आएगा कि 1191 एडी में जो है उन्होंने किसको किया? सरहिंद को जो है वो फतह किया। तो ये उनके जो फतवात थी डिफरेंट, जो कि आपके ये जो वेस्टर्न पाकिस्तान, जो उस टाइम वेस्टर्न हिंदुस्तान का वेस्ट का पार्ट है, जो कि नाउ इट्स कॉल्ड पाकिस्तान, जैसे मुल्तान भी, सिंध भी, पंजाब भी, ये तमाम पाकिस्तान के हैं सिटीज़ हैं। तो इनको यहाँ पे जो है उन्होंने इस्लामिक सल्तनत की बाकायदा से, डेट्स वाई यहाँ पे मुसलमान एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादा मुसलमान होने की वजह भी यही है कि जो वहाँ पे इस्लामिक रूलर जो कि शहाबुद्दीन गौरी और डिफरेंट रूलर आए, वो यहाँ पे उनकी जो इस्लाम के हवाले से यहाँ पे उनकी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा रहती थी। अब फर्स्ट वार ऑफ टारियन 1191 एडी को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक हिंदू रूलर था जिसका नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज और जो हैं शहाबुद्दीन गौरी, ये जब से बादशाह बने थे इनके दरमियान जो है कभी शहाबुद्दीन गौरी यहाँ पे अटैक आके करते थे तो पृथ्वीराज जाके जब शहाबुद्दीन गौरी की एब्सेंस में क्या करता होता था, वहाँ पे जाके अटैक करता होता था। फिर शहाबुद्दीन गौरी वहाँ पे अटैक करता था, पृथ्वीराज यहाँ पे अटैक करता था। तो फर्स्ट वार में जो है वो पृथ्वीराज ने जो है शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। शहाबुद्दीन गौरी जो है वो शिकस्त हुए। इस बात को शहाबुद्दीन गौरी ने बहुत ज़्यादा दिल के साथ लगाया और शहाबुद्दीन गौरी ने फिर 1 साल भरपूर ट्रेनिंग की, अपनी फोर्सेस को बाकायदा से ट्रेन करवाया और एक प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के बाद उन्होंने नेक्स्ट ईयर फिर जो है पृथ्वीराज के साथ जो है जंग की, और उस जंग में जो है वो उन्होंने पृथ्वीराज को क्या किया? शिकस्त का सामना करना पड़ा, और फिर शहाबुद्दीन गौरी जो है वो उसमें जीत के। अच्छा, फर्स्ट वार ऑफ टारियन के बारे में बात करो। अ रूलर ऑफ इंडिया पृथ्वीराज अलॉन्ग विद अदर हिंदू राजा इन्वेडेड सरहिंद टू गेट इट बैक। इन्वेडेड होता है अटैक करना है, ठीक है। तो वो कहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ और अपने साथ हिंदू राजाज मिलाए और फिर उन्होंने क्या किया कि सरहिंद के ऊपर जो है हमला कर दिया। सरहिंद उस टाइम जैसे कि अभी दुबई ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कमर्शियल सिटी कंसीडर होता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम पूरी दुनिया में दुबई जो है अट्रैक्शन का बायस बना होता है।
एज अ कमर्शियल सिटी के हवाले से। इसी तरह से जो सरहिंद था उस टाइम कमर्शियल सिटी था और पूरी दुनिया में जो है वो अट्रैक्शन का बायस बना हुआ था, ठीक है। वहाँ पे लोग तजारत की गर्ज से जाते होते थे, उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ पे बहुत से लोग तालीम हासिल करने और बहुत सारी और चीज़ें थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वो उस टाइम अट्रैक्शन का बायस बना हुआ था, ठीक है। तो सरहिंद जो था हिंदू राजा पृथ्वीराज और जो उसके साथ राजा थे उन्होंने उस पर हमला किया। शहाबुद्दीन गोरी कुड नॉट फेस एंड पृथ्वीराज रीऑक्युपाइड सरहिंद। अब शहाबुद्दीन गोरी जो था वो उसका मुकाबला नहीं कर सका उस टाइम, तो पृथ्वीराज जो है उसने दोबारा से सरहिंद के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ही रिट्रीटेड लाहौर एंड फ्रॉम हियर लेफ्ट फॉर गजनी, ठीक है। सेकेंड वार ऑफ टारियम 1192 AD। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी फेल्ट मच फॉर द डिफीट ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ टारियन वार। अच्छा, जो सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी हैं उनको जो ये टारियन वार थी इसकी नाकामी का सख्त सदमा हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि नेवरथलेस प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, वो अपने आप को 1 साल प्रिपेयर किया एंड अगेन स्टेप इन द फील्ड ऑफ टारियन इन 1192 AD। और फिर टारियन के मैदान में वो 1192 AD में पृथ्वीराज के साथ जंग करने के लिए जो है वो तैयार हो गए। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी मेड अ स्ट्रेटेजी एंड डिवाइडेड इज ट्रूप्स होता है जो आपकी आर्म फोर्सेस होती हैं, जो आर्मी के लोग होते हैं उनको बोलते हैं, ये जो आपके पूरा दस्ता होता है आर्मी का, एक पूरी टीम होती है आपकी, उसको बोलते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड बिगेन अ बैटल। वो कहते हैं सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने बाकायदा से एक स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग की, अपनी फोर्सेस को डिवाइड किया डिफरेंट ग्रुप में और डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप आके जब उसके साथ पृथ्वीराज के साथ जंग लड़ता था वो थक जाता था, वो पीछे चला जाता था, फिर शहाबुद्दीन गोरी का दूसरा ग्रुप आगे आ जाता था। जब वो थक जाता था वो पीछे चला जाता था, फिर तीसरा ग्रुप आ जाता था, फिर वो लड़ता था, फिर चौथा, इस तरह से 4-5 ग्रुप बनाए। फिर पहले वाला जो होता था वो दोबारा से फ्रेश हो जाता था और जब 5वां ग्रुप होता था फिर पहले वाला ग्रुप आ जाता था। और इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स बना के वो कहते थे कि जब एक ग्रुप थक जाता था वो पीछे चला जाए तो दूसरा फ्रेश बिल्कुल सामने आता था। ये इस चीज़ ने जो पृथ्वीराज की फोर्सेस थी उनको काफ़ी कंफ्यूजन में डाल दिया। वो कंफ्यूज हो गए कि ये हो क्या रहा है। एक कभी यहाँ से अटैक होता था, कभी लेफ्ट से होता था, कभी राइट से होता था, कभी बैकवर्ड से होता था, कभी फ्रंट से होता था। तो उनको समझ नहीं आती थी कि ये बैक से होता था, कभी फ्रंट से होता था, तो उनको समझ नहीं आती थी कि ये हो क्या रहा है। तो इस तरह से वो कंफ्यूज हो गए और उस कंफ्यूजन में जो है यहाँ की शहाबुद्दीन गोरी की फोर्सेस जो हैं वो कामयाब हुई और उनको फिर नाकामी का सामना करना पड़ा और उन्हें मैदान जंग छोड़ के भागना पड़ा। After a severe fight, the Battle of Tarian changed the history and laid the foundation of Muslim rule in India। तो अब बाकायदा से इस्लामिक रूल जो है वो इंडिया में हो गया। पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड एंड किल्ड ड्यूरिंग द बैटल और पृथ्वीराज जो है वो जंग के दौरान उसको मार दिया गया था। अब इन्वेजन ऑफ कनौज, ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है इन्वेजन ऑफ कनौज एंड अचीवमेंट और फिर स्लेव डायनेस्टी कैसे आई, इसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। आपका डायरी वर्क जो है बेटा वो ये है कि चूँकि हमने कुछ आपको पता है सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद करने के लिए दिए हुए हैं, तो यहाँ का हमने ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको नहीं दिया गौरी डायनेस्टी का, लेकिन आप इसकी रीडिंग मस्ट करिएगा क्योंकि आपको इसमें रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। डायनेस्टी, गौरी डायनेस्टी और इसमें आपका क्या है HW रीडिंग करनी है आपने गौरी डायनेस्टी की। गौरी डायनेस्टी की रीडिंग करनी है, पेज नंबर 35 है, 36, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो है आपने स्पेलिंग जो है उसको अच्छी तरह से लिख के याद कर लेना है, ताकि आप जब राइट कर रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन तो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स की डिडक्शन जो है वो ना हो।
ओके, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।